गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो किसी भी सफल संगठन की रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है। हमारे पास जो स्रोत हैं, आज हम उनका गहराई से विश्लेषण करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ब्लूप्रिंट फॉर स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन नीड असेसमेंट के मूल सिद्धांतों को समझना है। आसान भाषा में कहें तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी संगठन ये कैसे तय करता है कि उसे सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए आखिर किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है। हम अक्सर देखते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या जिसे हम एमआईएस कहते हैं, वो किसी भी सफल संगठन के नर्वस सिस्टम की तरह होता है। ये सिर्फ अंधाधुंध डेटा इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि सबसे जरूरी बात यह है कि सही डेटा सही लोगों तक पहुंचे। हाँ, और ये बात एकदम सटीक है। अगर हम आज के इस दौर को देखें तो हम स्पष्ट रूप से सूचनाओं की अधिकता यानी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में जी रहे हैं। हर तरफ से डेटा आ रहा है, लेकिन इस अथाह महासागर में से काम की जानकारी निकालना सबसे बड़ी चुनौती है। सिर्फ बहुत सारा डेटा होना किसी भी तरह से सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि कई बार तो जरूरत से ज्यादा डेटा सिर्फ भ्रम पैदा करता है। मतलब वो फायदे की जगह नुकसान कर देता है। बिल्कुल। जानकारी का सही आकलन और प्रबंधन ही असली कुंजी है। बिना इसके बड़े बड़े संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लेने में बुरी तरह भटक सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैंने इन दस्तावेजों में पढ़ा है कि इस पूरी असेसमेंट प्रक्रिया को 6 प्रमुख चरणों में बांटा गया है। स्रोत के अनुसार सबसे पहला कदम है हितधारकों की पहचान करना, यानी आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स। लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, जब हम किसी कंपनी में जानकारी जुटाने या रणनीतिक फैसले लेने की बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ शीर्ष प्रबंधन तक ही सीमित नहीं होता? अरे नहीं, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और यहीं पर ज्यादातर संगठन गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि एमआईएस सिर्फ टॉप मैनेजमेंट या सीईओ के लिए है, लेकिन असल में जब हम स्टेक होल्डर्स की पहचान करने की बात करते हैं तो इसका दायरा बहुत बड़ा होता है। इसमें कंपनी के हर स्तर के लोग शामिल होते हैं। अच्छा, तो इसमें और कौन कौन आता है? इसमें आपके अलग अलग विभागों के प्रमुख आते हैं, रोजमर्रा का काम संभालने वाले ऑपरेशनल कर्मचारी आते हैं, और तो और कंपनी के बाहर के लोग भी इसमें शामिल हैं, जैसे आपके ग्राहक, आपके सप्लायर्स और रेगुलेटरी बॉडीज भी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हर किसी की जरूरत बिल्कुल अलग होगी। अगर हम एक एयरलाइन कंपनी का उदाहरण लें तो जो डेटा एक पायलट को चाहिए, जैसे मौसम की जानकारी या हवा की गति, वो डेटा उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल बेकार है जो बैगेज संभाल रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। उसे तो सिर्फ सामान के वजन और उसके गंतव्य से मतलब है। और जो सीईओ है, उसे इन दोनों से ज्यादा इस बात से मतलब होगा कि पूरी उड़ान कितनी लाभदायक रही। हाँ, हर समूह की भूमिका एकदम अलग है, इसलिए उनकी सूचना की जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। अगर आप पायलट को मुनाफे की रिपोर्ट थमा देंगे तो पूरा सिस्टम ही चरमरा जाएगा। ये तो समझ आ गया कि लोग कौन हैं और उनकी जरूरतें अलग हैं। लेकिन इसके बाद दस्तावेजों में जो अगला कदम बताया गया है वो है व्यावसायिक प्रक्रियाओं को समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग बिजनेस प्रोसेसेस।
मैं सोच रहा था कि अगर एक आईटी टीम को एक सूचना प्रणाली बनानी है तो उन्हें इस बात से क्या लेना देना कि कंपनी का बिजनेस कैसे चलता है। उन्हें तो बस अपना कोड लिखना चाहिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि संगठन को केवल जानकारी नहीं चाहिए, उसे यह जानना है कि ये जानकारी पूरे सिस्टम में कैसे यात्रा करती है। जब तक कोई संगठन या उसकी आईटी टीम यह नहीं समझेगी कि असल में जमीन पर काम कैसे होता है, वो कभी नहीं जान पाएगी कि सही जानकारी कहाँ देनी है। इस चरण में वर्क फ्लो की मैपिंग करना बहुत जरूरी होता है। वर्क फ्लो की मैपिंग मतलब डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। जी, डेटा का इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, उन सब का सही दस्तावेजीकरण होना चाहिए। और इसमें सबसे अहम बात है उन महत्वपूर्ण निर्णय बिंदुओं की पहचान करना। क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट्स, ये वो जगह हैं जहां सूचना की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जब हम इन प्रक्रियाओं को गहराई से समझ लेते हैं तो सूचना प्रवाह में मौजूद कमियों और अक्षमताओं को आसानी से दूर किया जा सकता है। ये तो वही बात हो गई कि आप एक इमारत बना रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि लोग किस कमरे का इस्तेमाल किस काम के लिए करेंगे। बिल्कुल, एकदम सही उदाहरण दिया आपने। अब ये तो समझ आ गया कि प्रक्रियाएं कैसे काम कर रही हैं, लेकिन असली चुनौती तो तब आती है जब आप लोगों से पूछने जाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। स्रोत बताते हैं कि तीसरा कदम है आवश्यकताएं एकत्रित करना, गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स। इसके लिए इंटरव्यू लिए जाते हैं, सर्वे किए जाते हैं और वर्कशॉप्स की जाती हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। हम सिर्फ अपने कमरों में बैठकर ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोगों को क्या चाहिए। हमें उनसे बात करनी होगी ताकि जो MIS तैयार हो वो उनकी विविध जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक समस्या नजर आती है। जब आप इतने सारे स्टेक होल्डर्स के पास जाएंगे और उनसे उनकी जरूरतें पूछेंगे तो हर कोई चाहेगा कि उसे दुनिया भर की जानकारी मिल जाए। ये तो एक कभी न खत्म होने वाली विश लिस्ट बन जाएगी। फिर संगठन ये कैसे तय करेगा कि क्या जरूरी है? यही तो सबसे बड़ी चुनौती होती है और इसी समस्या को सुलझाने के लिए ये ढांचा अपने चौथे चरण पर आता है। सूचना की जरूरतों को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटाइजिंग इंफॉर्मेशन नीड्स। देखिए, किसी भी संगठन के पास असीमित संसाधन या असीमित पैसा नहीं होता। सभी जानकारियां समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तो ये छटनी किस आधार पर होती है? यह मुख्य रूप से रणनीतिक उद्देश्यों, नियामक आवश्यकताओं, परिचालन दक्षता और रिस्क मैनेजमेंट के आधार पर की जाती है। अगर हम सूचनाओं को प्राथमिकता नहीं देंगे तो पूरा सिस्टम गैर जरूरी डेटा से भर जाएगा। प्राथमिकता तय करने से संसाधनों का सही उपयोग होता है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत उपलब्ध रहती है। ये बहुत ही शानदार तरीका है। अब आते हैं पांचवें चरण पर, जो मेरे हिसाब से बहुत ही व्यवहारिक है। मुख्य प्रदर्शन संकेतक परिभाषित करना। दस्तावेजों में इन्हें KPIs यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहा गया है। अगर हम इसे वास्तविक दुनिया के उदाहरण से जोड़कर देखें, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा रिटेल संगठन है, उनके लिए KPIs क्या हो सकते हैं? उनके लिए KPIs बहुत स्पष्ट होंगे। मैं सोच रहा था कि शायद वे बिक्री से होने वाले राजस्व यानी सेल्स रेवेन्यू पर नजर रखेंगे। वे देखेंगे कि ग्राहकों की संतुष्टि का स्तर क्या है और इन्वेंट्री टर्नओवर कैसा है। हाँ, बिल्कुल। ये KPIs ऐसे मापने योग्य मैट्रिक्स हैं जो संगठन के प्रदर्शन और रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति को दर्शाते हैं। ये सीधे तौर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को दिशा देते हैं। बिना KPIs के आप ये नाप ही नहीं सकते कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। और इन सब चीजों को हकीकत में बदलने के लिए हमें तकनीक की जरूरत होती है। यही छठा और अंतिम चरण है, तकनीकी आवश्यकताओं का आकलन। सही कहा। इस चरण में सूचनाओं को इकट्ठा करने, प्रोसेस करने, स्टोर करने और प्रसारित करने के लिए सही तकनीक का चुनाव किया जाता है। इसमें डेटा सुरक्षा, स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और उपयोगिता जैसे कारकों का मूल्यांकन करना शामिल है। स्केलेबिलिटी मतलब अगर कल को सिस्टम पर उपयोगकर्ताओं की संख्या अचानक बढ़ जाए तो सिस्टम उसे संभाल सके। बिल्कुल। और इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि क्या ये नया सिस्टम कंपनी के पुराने सिस्टम्स के साथ ठीक से काम कर सकता है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही जबरदस्त वास्तविक दुनिया का उदाहरण दिया गया है जहां ये सारे सिद्धांत लागू होते हैं, और वो उदाहरण है भारत का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, जिसे हम GSTN कहते हैं। हाँ, GSTN वाकई एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। यह पूरे देश में GST व्यवस्था को लागू करने वाला एक विशाल तकनीकी प्लेटफॉर्म है। अगर हम इन 6 चरणों को GSTN पर लागू करके देखें तो सबसे पहले स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं। GSTN में हितधारकों का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें करदाता हैं, कर अधिकारी हैं, सरकारी एजेंसियां हैं और बैंक या वित्तीय संस्थान भी हैं।
और हर किसी को अलग अलग जानकारी चाहिए। किसी को इनवॉइसिंग की जानकारी चाहिए तो किसी को रिफंड की। बिल्कुल। और इसके बाद दूसरा चरण आता है व्यावसायिक प्रक्रियाओं को समझना। जीएसटीएन के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइल करना, टैक्स भुगतान और रिकंसिलिएशन जैसी एंड टू एंड प्रक्रियाओं की मैपिंग की होगी। इसी वजह से आज डेटा का प्रवाह एकदम निर्बाध या सीमलेस रहता है। और जब उन्होंने आवश्यकताएं इकट्ठी की होंगी तो उन्हें करदाताओं और हितधारकों से व्यापक फीडबैक लेना पड़ा होगा। यूजर इंटरफेस डिजाइन कैसा होना चाहिए, डेटा वैलिडेशन रूल्स क्या होंगे, रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स कैसे होंगे, ताकि एक छोटा व्यापारी भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। हाँ, और अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो जीएसटीएन की सफलता को मापने के लिए उन्होंने केपीआईज भी बहुत सोच समझ कर तय किए होंगे। जैसे कि टैक्स अनुपालन दर यानी टैक्स कंप्लायंस रेट, बिल्कुल, कितने लोग समय पर टैक्स भर रहे हैं, रिफंड प्रोसेसिंग में लगने वाला समय कितना कम हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए रिटर्न की कुल संख्या कितनी है। ये सब उनके मुख्य केपीआईज है। और इन सब को संभालने के लिए जो तकनीकी आवश्यकताएं रही होंगी वो तो विशाल हैं। भारत भर के लाखों करदाताओं द्वारा उत्पन्न भारी लेन देन डेटा, मैसिव वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शनल डेटा को संभालने के लिए मजबूत डेटा सेंटर चाहिए, सुरक्षित संचार नेटवर्क, डेटा एनालिटिक्स टूल और डिजिटल प्रमाणीकरण तंत्र की व्यवस्था करनी पड़ी होगी। एकदम सही। ये सब इसी बात का प्रमाण है कि एक सही इंफॉर्मेशन नीड असेसमेंट कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जानकारी केवल तब मूल्यवान है जब उसे सही तरीके से समझा और लागू किया जाए। जीएसटीएन जैसे बड़े पैमाने के सिस्टम ये साबित करते हैं कि एक सटीक इंफॉर्मेशन नीड असेसमेंट किसी भी जटिल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बना सकता है। जो भी लोग इसे सुन और समझ रहे हैं वे ये देख सकते हैं कि उनके अपने कार्यक्षेत्र में सही सूचना प्रणाली कैसे समय और संसाधनों की भारी बचत कर सकती है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। अच्छा, वो क्या है? जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई विकसित हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि क्या भविष्य में हमें इस तरह से आवश्यकताएं एकत्रित करने की जरूरत ही पड़ेगी? क्या एआई हमारे मांगने से पहले ही हमारी सूचना संबंधी जरूरतों की भविष्यवाणी कर लेगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? सोचने वाली बात यह है कि क्या मशीनें खुद तय कर लेंगी कि हमें क्या चाहिए, या फिर इंसानी समझ और हमारा अंतर्ज्ञान हमेशा इस प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा बने रहेंगे? तकनीक चाहे जितनी आगे बढ़ जाए, क्या वो इंसान के उस जमीनी अनुभव की जगह ले पाएगी जो ये समझता है कि एक छोटे व्यापारी की असली चुनौती क्या है? ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर लंबे समय तक मंथन किया जा सकता है। आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा में हमने सूचनाओं के इस महत्वपूर्ण ढांचे को बहुत करीब से समझा। ये बात बिल्कुल साफ है कि जानकारी की शक्ति को सही दिशा में मोड़ने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण की जरूरत हमेशा रहेगी। इस ज्ञानवर्धक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही रोचक और विचारोत्तेजक विषयों पर विश्लेषण करते रहेंगे। नमस्कार।